हेलो फ्रेंड्स। आज हम हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो पाकिस्तान से हैं और वो अक्सर यूट्यूब में आते रहते हैं, आप लोग उनको देखते रहते हैं और वो अपना जो माइंडसेट है शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। और उनका जो लेवल ऑफ स्किल है अबाउट पर्टिकुलरली इकोनॉमी वो बहुत ही अच्छा है और काफ़ी ऐसी बातें शेयर्स करते हैं कि लोगों की नॉलेज के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और इनफैक्ट उनके हर इंटरव्यू से कुछ ना कुछ नॉलेज ही हमको मिलती है। तो हेलो देविक जी, कैसे हैं आप? जी, मैं सर बिल्कुल ठीक है, नमस्ते, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू। आज हम डिस्कस करेंगे जो G20 हुई थी इंडिया के अंदर 9 और 10 तारीख को। और ये जो मीटिंग थी ये इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट था, जिसके अंदर इंडिया ने अपने आप को प्रेजेंट तो करा ही करा, पर इंडिया ने एक डायरेक्शन भी दी कि किस तरीके से हमें अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से आगे हमारे को इकोनॉमी को लेके चलना है। तो जो मोदी साहब का जो फ़ोकस था, जब उन्होंने अपनी इनॉग्रेल स्पीच में कहा था कि हमारा जो 2500 एक उन्होंने एक पिलर का ज़िक्र करा था, स्टार्टिंग फ्रॉम पिलर्स तो वो पिलर जो 2500 साल पुराना है और जो ये मैसेज देता है कि अ, वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। और हमारा भी ये कॉन्सेप्ट है कि वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, जो भी हमारे जितना भी एजेंडा है वो कनेक्टेड है वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी से। आज जो सारी दुनिया के अंदर उलट-पुलट चल रहा है, उलट-पुलट से मतलब ये था कि जो इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई थी आफ्टर कोविड-19, और उस डिस्टर्बेंस में जो था एक जो ट्रस्ट लेवल था, ट्रस्ट डेफ़िसिट था, उसको हमने रिकवर करना है और हम सब मिलकर उसको रिकवर करेंगे भाई, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास करके हम इसको रिकवर करेंगे ट्रस्ट डेफ़िसिट को। ट्रस्ट डेफ़िसिट जो था वो बेसिकली बिकॉज़ ऑफ चाइना 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 हैज़ मैं थोड़ा-सा इसके ऊपर बैकग्राउंड दूँगा अबाउट क्यों ये ट्रस्ट डेफ़िसिट है। कि चाइना ने कोविड-19 में एक ज़ीरो कोविड पॉलिसी लाया था, जिसकी वजह से उसने सारे चाइना को ही बंद कर दिया था। वहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। अब वहाँ पे दुनिया भर की जो कंपनी थी उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा था और उनकी कंपनियाँ ठीक चल रही थी, लेकिन जो ज़ीरो कोविड की पॉलिसी के अंदर उनको अपनी कंपनीज़ बंद करनी पड़ी, सारी प्रोडक्शन बंद हो गई। तब उनके पास कोई भी नहीं, उनके पास अल्टरनेटिव यही था कि ये सेम सेटअप जो है कहीं और लगाया जाए। तो उन्होंने वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश और इंडिया को आइडेंटिफ़ाई करा और वहाँ पे उन्होंने लगाना भी शुरू करा। और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो हैं, कोई 8500 कंपनियाँ वहाँ से उठकर वो इंडिया में आई। और जो इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो है, जो लोग मकान वगैरह खरीदते थे, तो रियल एस्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा टर्मोइल आ गया। और रियल एस्टेट जो है वो अपना जो है उनका बिलियन डॉलर्स का जो है वो और ट्रिलियन डॉलर्स का इनफैक्ट लोन फँस गया, नहीं दे पाए बैंक्स को। अब बैंक के पास पैसा नहीं आया तो बैंक जो है नॉट परफॉर्मिंग एसेट पे चला गया, तो उनके बड़े लॉसेस बढ़ गए। तो और जो जो मेजर जो चाइना के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट होता था, वो वन ऑफ द जो मेजर था वो एरिया था कि उनकी सेल्फ कंजम्पशन 142 करोड़ के जो लोग थे वो सेल्फ कंज्यूम करते थे। अब इतना टर्मोइल आने की वजह से जो सेल्फ कंजम्पशन थी वो भी खत्म हो गई, बल्कि सिर्फ वो लोग बेसिक यूटिलिटी के ऊपर ही फोकस करा उन लोगों ने। और बाकी जो था वो खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि जॉब नहीं थी और फिर उनके ऊपर जो ईएमआईज़ थी, जो मकानों की उनको देनी थी, उसकी वजह से उन्होंने जो है एक इकोनॉमिक टर्मोइल आ गया। तो जब रियल एस्टेट के ऊपर फ़र्क पड़ा तो चाइना की जो लैंड थी, जो चाइना की गवर्नमेंट अपनी लैंड दिया करती थी, रियल एस्टेट को सेल पे, वो 40% रेवेन्यू उस लैंड सेल से आया करता था, वो ज़ीरो हो गया। उधर जो एक्सपोर्ट थी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट की डिमांड जो थी वो कम हुई, उसकी वजह से जो उसकी एक्सपोर्ट थी वो कम हो गई। तो ओवरऑल चाइना के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। अब चाइना जो था वो सारी दुनिया को जो था एक्सपोर्ट भी करता था, इम्पोर्ट भी करता था, उससे सारी दुनिया की जो इकॉनमी थी वो डिस्टर्ब हो गई। प्लस वो इकॉनमी जो जाके और डिस्टर्ब हुई जब ये यूक्रेन की वॉर आई, तब अमेरिका की इकॉनमी डिस्टर्ब हुई, रिसेशन आया। रिसेशन नहीं तो उनकी जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत कम हो गई। आज की डेट में जो सिचुएशन है कि एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम चल रही है, वो एक बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है, वो अबाउट यूएस इकोनॉमी से रिलेटेड, उसके ऊपर हम एक और वीडियो कर लेंगे। क्योंकि आज जो है वो कैश लेके बैठे हुए, $3.3 ट्रिलियन लेके बैठे हुए हैं बैंक्स।
कैश, और वो यूटिलाइज़ नहीं कर रही है। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे अमेरिका के अंदर। एनीवे, और मूडी ने बोला है कि 2024 में स्लाइट रिसेशन फेस करेगा अमेरिका। तो ये जो उथल-पुथल जो बोल रहे थे मोदी साहब, वो इकॉनमी की जो उथल-पुथल थी, वो ये डिस्टर्बेंस की वजह से सारी जो वर्ल्ड की इकॉनमी थी, इन 2 कंट्री के साथ कनेक्टेड थी, तो इम्पैक्ट उनकी इकॉनमी में पड़ा। तो ये जब ये G20 की मीटिंग थी, उसके अंदर सब लोग बड़े आशा के साथ देख रहे थे, बहुत उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि इस G20 से जो है कोई डायरेक्शन मिलेगी और इकॉनमी जो है फिर दोबारा से नॉर्मल ट्रैक के ऊपर आएगी। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो G20 है, इससे वर्ल्ड इकॉनमी को क्या एडवांटेज होने वाला पर देखिए जो बात आपने चाइना की कही ना, वो थोड़ी सी उसके अंदर कोई टेक्निकल मसले मसाइल हैं जो टेक्निकली अलग है, लेकिन वो किसी दिन हम जिस दिन पर्टिकुलरली चाइना के ऊपर करेंगे तो उसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ओ सॉरी, इंडिया की बात करते हैं, भारत की वर्ल्ड इकोनॉमी से, सर पहले तो आपकी इंडियन इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ा, ऑलरेडी पड़ चुका जो है। मंडे को आपकी जब मार्केट ओपन हुई है, निफ्टी ऑल टाइम हाई, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई, आपकी रेलवे, जितनी भी कॉरिडोर से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं ना, चाहे वो आपकी रेलवे हो, प्लास्टिक हो, फाइबर ऑप्टिक कंपनीज हो, स्टील कंपनीज हो, इलेक्ट्रिक कंपनीज हो, आपकी वायर केबल कंपनीज हो, सबके स्टॉक ऊपर चढ़े हुए थे। मिनिमम 2%, मैक्सिमम 19% तक स्टॉक्स ऊपर गए हैं। तो सबसे बड़ी बात है, ज्यादातर कंपनीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, पीएसयूज थी। तो ये बड़ी एक देखने वाली बात है। अब पर देखें वर्ल्ड इकोनॉमी, इस कॉरिडोर से वर्ल्ड इकोनॉमी को बहुत फर्क पड़ेगा, स्पेशली मिडिल ईस्ट, एशिया, आसियान एंड, देखें सर ये कॉरिडोर आसियान भी यूज कर सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया यूज करेगा, ये आसियान भी यूरोप के लिए यूज कर सकता है, एंड यूरोप। तो ये इन एरियाज की इकोनॉमी पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये कॉरिडोर टाइम कम कर देता है, 10 से 12 दिन, कुछ हजार किलोमीटर कम कर देता है, ठीक है, ट्रेवल डिफरेंस जो शिपिंग के थ्रू होती है, और आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कर देता है। देखिए टाइम और लॉजिस्टिक कॉस्ट का मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। स्विस कैनाल का जो कॉरिडोर है, वो रेड सी का, वो बहुत पतला है, इट इज वेरी कंजेस्टेड एरिया, प्लस एवरी सिंगल शिप हैज टू पे समथिंग, सम अमाउंट टू स्विस कैनाल अथॉरिटी, तो वो एक्सपेंस अलग ऐड होता है। थर्डली, इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, इतना ट्रैफिक होता है स्विस कैनाल, ऐसा नहीं है कि वो एक खुल खुल गया तो सब चलेगा। वन बाय वन, वन बाय वन वो वहां से जाना पड़ता है, वो टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा होता है। ये यहाँ से आपको शायद लोगों को लगता है कि यार ये एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाएगा, वहां उतरेगा, फिर ट्रेनों पे जाएगा, ट्रेनों से फिर दूसरे पोर्ट पे चढ़ेगा, तीसरे पोर्ट पे चढ़ेगा, लेकिन ये ज्यादा फास्ट, एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीका है और लॉजिस्टिकली वायबल है कंपेयर टू स्विस कैनाल जो करंट रूट है। दूसरा, करंट रूट जो है वो ग्रीस पे बहुत कम रुकता है, वो आपका इटली पे बहुत कम रुकता है, वो मेडिटेरियन को क्रॉस करके पूरा ही ऊपर फ्रांस पे, यूके पे, हैम्बर्ग, जर्मनी पे चला जाता है। आपके स्टॉपेज यहाँ पर बहुत कम होते हैं। प्लस इट इज नॉट ओनली लॉजिस्टिक कॉरिडोर, आप इस कॉरिडोर में अगर आप देखें, ट्रेन के साथ साथ क्या ग्रीन हाइड्रोजन है, फाइबर ऑप्टिक डिजिटल कनेक्टिविटी है, और बिजली की लाइन है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोड्यूसर और इलेक्ट्रोलाइजर्स का मैन्युफैक्चरर इंडिया है, और इंडिया डेडिकेटेड ग्रीन हाइड्रोजन के टर्मिनल बना रहा है अपने पोर्ट्स पे। एक टर्मिनल तो सैंक्शन भी हुआ अभी 4-5 दिन पहले, तमिलनाडु टुटिकोरिन के पोर्ट पे। दूसरा, अगर हम आ जाते हैं कि आपके डिजिटल कनेक्टिविटी पर, दुनिया में सबसे बड़ा सिंगल ओनर जो अंडर सी सबमरीन केबल्स होती हैं इंटरनेट की, टाटा कम्युनिकेशंस है। दुनिया का 25% टाटा कम्युनिकेशंस अकेला ओन करता है, ओनली टाटा कम्युनिकेशंस। इसके अलावा इंडियन कंपनीज की दूसरी भी हैं, दूसरी इंडियन कंपनीज की भी वायरें हैं, तो टाटा, और ये 25% मैं आपको 5 से 6 साल पुराना डेटा दे रहा हूँ, अभी शायद 27 से 27.5% भी शायद हो चुका होगा। फाइबर ऑप्टिक्स की फैक्ट्री इंडिया में लग रही है, बनती उधर है, ठीक है। दूसरा, क्या कहते हैं, डेटा इज द न्यू ऑयल। आप दुनिया की रिपोर्ट्स पढ़ें, वो कहते हैं कि नेक्स्ट डेटा हब ऑफ द वर्ल्ड विल बी इंडिया। आप इंडिया में लास्ट 3 इयर्स में डेटा सेंटर्स में एफडीआई देख लें, डेटा सेंटर्स की एक्सपेंशन, नंबर्स, ग्रोथ, लाइसेंसेस, कंपनीज दैट आर वेंचरिंग इनटू डेटा सेंटर बिजनेसेस और एरियाज, वो आप देखें सब डबल हुआ है, ट्रिपल हुआ है।
ठीक है, तो ये सब इंडिया में बनेंगे, तो ये इंडिया के पर कैपिटा इनकम बढ़ाएगा, ये आपकी ग्रोथ बढ़ाएगा, ये आपकी जीडीपी में एक रफ्तार डालेगा। इसमें कई बहुत सारी चीजें केपेक्स में भी आएंगी, कुछ ओपेक्स में भी आएंगी। ओपेक्स आपके लोगों को मदद करता है, केपेक्स आपकी इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ को मदद करता है। तो ये चीजें आपकी चलेंगी। उसके बाद तीसरी आपकी बिजली की आ जाती है। इंडिया इज ऑलरेडी पावर हाउस ऑफ एशिया फ्यूचर का, ये तो पूरी दुनिया मानती है। इंडिया के अंदर जितना बिजली पोटेंशियल है इंडिया के अंदर, वो तकरीबन पूरे एशिया को बिजली दे सकता है। यू करंटली सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। You are under signing. You are going to sign an agreement with Myanmar, and you have already signed a agreement with Sri Lanka. And 2 weeks back, you have just signed an agreement with Singapore to export 4 gigawatt of electricity via Andaman and Nicobar. तो सर जब सिंगापुर इतना दूर जा सकता है, यूएई तो ये आपके बगल में बैठा है। डिस्टेंस पे आप कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस तो आपका बहुत कम है यूएई से, इंडिया का, कंपेयर टू अगर सिंगापुर का आप डिफरेंस का देखते हैं। तो ये चीज है। अच्छा, इसके अंदर आपकी ट्रेन, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेनों का एक्सपीरियंस किसको है? फ्राइट ट्रेन का। देखें, अमेरिका के पास ट्रेनें 250 साल से हैं, और अमेरिका में रेल टाइकून्स वगैरह सब कुछ है। चाइना के पास सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन का नेटवर्क है। लेकिन 2023 में, आज की तारीख में, एक एक्सपीरियंस किसके पास है? 2023 में वो टेक्नोलॉजी किसके पास है? वो इंडिया के पास है, वो अमेरिका चाइना के पास नहीं है। वो भले चाहे दुनिया के बड़े हों, सबसे पुराने हों, पहले हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2023 में किसके पास है? काम 2023 में लोगों को करना है। एक चीज जो लोग इसमें और नजरअंदाज कर देते हैं, वो ये है, जो एग्रीमेंट में नहीं लिखी हुई, वो ये है कि एल शेप में कॉरिडोर आप देखें, आप एल शेप में देखें, ईरान, यूएई, और यूं जाएं तो आपका सऊदी अरेबिया, और आगे इसराइल, और इसराइल से ग्रीस। ये एल शेप सर आपका ऑयल एंड गैस कॉरिडोर भी तो बन सकता है। जब हाइड्रोजन की पाइप डल सकती है, उसके बराबर में ऑयल और गैस की पाइप भी डल सकती है। और ये तो आपके 3 मुल्क ऑयल और गैस के हो गए। अब आप देखें, इसराइल के बाद आप जब समंदर में फिर जाते हैं इसराइल से, वहां पर समंदर में भी तो गैस ब्लॉक्स हैं। एप्राडाइट है, जोहर है, आपका तमार है। इसराइल की अपनी गैस फील्ड्स हैं, साइप्रस की हैं, उधर इजिप्ट की गैस फील्ड्स हैं, उधर ग्रीस की गैस फील्ड्स हैं। चारों मुल्कों की तो इंडिया से बनती है। और एक्चुअली उसके बाद आप अभी ये इनिशिएट करा ना, तो सॉरी, ये अभी इनिशिएट करा ना, इसके अंदर जो आपने बताया ना, इसके साथ तो और भी चीज़ें हैं, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर भी है, जो लाइन है वो भी इसके साथ कनेक्ट करी जाएगी। देयर आर सो मेनी थिंग्स विल बी कनेक्टेड। अभी क्या था कि मोदी साहब का ये था कि इसको इनिशिएट करा। जी20 मीटिंग के अंदर अगर आप देखो, तो हमेशा जो जी20 मीटिंग होती है, उसके बाद सब लोग चले जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता क्या हुआ। तभी मोदी साहब ने एक ये कॉरिडोर का, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसका स्टार्ट करा। एक बायोगैस का उन्होंने स्टार्ट करा, ठीक है ना? और एक सर उन्होंने इसमें नहीं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का उन्होंने करा। तो 2-3 उन्होंने एग्रीमेंट कर दिए, जिसके अंदर ये है कि उनको एक तरीके से उसके ऊपर लेके आ गए हैं, कि एक माइंडसेट बना दिया कि वी हैव टू वर्क ऑन दीज़ थिंग्स, यू नो। नहीं सर, इसमें एक चीज है, देखिए एग्रीमेंट में लिखा हुआ है डिजिटल हुँ, कनेक्टिविटी, बिजली का, हुँ, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और ग्रीन हुँ, हाइड्रोजन। हुँ। एग्रीमेंट में एमईए पे अपलोड हुआ हुआ है पीडीएफ फाइल में। एग्रीमेंट लिटरल जो एग्रीमेंट है प्रोजेक्ट गेटवे का, मैं डिक्लेरेशन की बात नहीं कर रहा। उसके अंदर कहीं पे भी ऑयल एंड गैस का नहीं लिखा हुआ। और जहां तक मोदी जी को अगर मैं थोड़ा बहुत जो समझ पाया हूं ना, मोदी जी के जो दिखता है वो होता नहीं है। वो इतनी सी चीज दिखाते हैं ना, उसके पीछे इतना बड़ा मकसद होता है। तो ऑयल एंड गैस डेफिनेटली इसके अंदर है, क्योंकि उस पूरे रास्ते में ऑयल और गैस ही, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर हम बायोफ्यूल पे आ जाते हैं, इंडिया दुनिया के टॉप 10 बायोफ्यूल्स में से चले जाएं, तो इंडिया को दूसरा तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है बायोफ्यूल प्रोडक्शन में। ठीक है, उन 10 में से 9 तो इंडिया के दोस्त हैं, और 9 में से भी 7 तो आपके बायोफ्यूल अलायंस में बैठे हैं ऑलरेडी। उसका 2-3 साल पहले आपको याद होगा, ब्राजील के साथ इंडिया का कुछ शुगर से रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, एग्रीमेंट साइन हुआ था, एमओयू। देखिए, ब्राजील ब्राज़ील में जो शुगर केन के बड़े फ़ार्म्स हैं, बहुत सारा शुगर केन प्रोड्यूस करता है वो। दुनिया का गन्ना बहुत सबसे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट। बड़ा दुनिया का हुँ, सबसे बड़ा इथेनॉल प्रोड्यूसर ब्राजील ही है। सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं, वो ब्राजील में तो E85 तक गाड़ियां चलती हैं। तो दे हैव टेकन देयर इथेनॉल ब्लेंडिंग अप टू 85%। हुँ, तो हुँ, उस एग्रीमेंट के बाद इंडिया उस एग्रीमेंट जो इंडिया ने किया, उसके बाद नाउ द वर्ल्ड प्राइसेस ऑफ शुगर आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय इंडिया। हुँ। गोल्ड, व्हीट, राइस आप उठाएं, फार्मास्यूटिकल्स उठाएं, अब ये शुगर उसमें से एक एडिशन है। फ्यूचर में और भी चीजें इसके अंदर आएंगी।
तो वो अलायंस, अब ये क्या है, ये बेसिकली अगर देखें क्लाइमेट वगैरह को मैं छोड़ देता हूँ, मैं इसमें ना क्लाइमेट ला रहा हूँ, मैं इसके अंदर दूसरी चीजें, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी नहीं लाता कि ऑयल के इंपोर्ट होते हैं कि एक्सपोर्ट होते हैं। आप सोचें फार्मर की इनकम आपकी डबल हो गई रातों रात, ऑन पेपर डबल हो गई, ऑन पेपर, ऑन रियलिटी कितना टाइम लगेगा, 2 साल, 2.5 साल। इन रियलिटी ऑन ग्राउंड 2-2.5 साल में आपकी फार्मर की इनकम डबल हो गई। कल उसी पराली को, उसी टूटे चावल को, उसी भुट्टे को, उन्हीं चीजों को जलाने के लिए पेट्रोल का खर्चा करने वाले आज उसी चीज को वो टनों के हिसाब से गवर्नमेंट को, शुगर कंपनीज को, इथेनॉल कंपनीज को बेचेंगे। और इंडिया ने तो अभी इथेनॉल का एक रिफाइनरी भी लगाई है आपकी साउथ में कहीं वाइजैक या विशाखापट्टनम के पास लगाई है, मुझे नाम याद नहीं है। वो एविएशन ग्रेड इथेनॉल बनाता है। आपकी अच्छा, इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर जेट इथेनॉल पे वो एक ट्रायल किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया हाँ, था, और एक स्पाइस एक जेट एक ने भी किया है। स्पाइस जेट ने किया अभी दोनों ने किया, रिसेंटली। दोनों ने हाँ, किया। हुँ, तो आप बोल रहे हो कि देखिए, सिर्फ गाड़ी का इंजन थोड़ी ना पोल्यूशन फैलाता, हवाई जहाज का इंजन भी तो फैलाता है। हुँ। तो इंडिया इतना आगे गया अपनी सोच में, वो है ना, कतनी और नहीं, करनी दोनों में बहुत आगे चला गया। दुनिया की एक्चुअली ना यही है। वो डिपेंडेंसी खत्म करना चाहता है, बिकॉज़ जो ये जो डिपेंडेंसी है ओपेक की, ये बार अब जैसे अपने इन्होंने अभी क्रूड प्राइस ऊपर कर दिए हैं। नहीं सर, मैं इसमें एक ना इसमें भी हुँ, मैं डिसएग्री करता हूँ। हुँ, आपका ऑयल की डिपेंडेंसी कभी खत्म हो ही नहीं सकती, हुँ। कभी नहीं हो सकती दुनिया में। आप अपनी गाड़ियों के फ्यूल की डिपेंडेंसी खत्म कर सकते हैं। नहीं, नहीं सर, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। हम कंप्लीटली खत्म ना नहीं कर ना ना सकते ना पर ना कंप्लीटली हाँ, कर सकते हैं फ्यूल की, हुँ, लेकिन हुँ। ऑयल की खत्म क्या, क्यों? ऑयल से सिर्फ फ्यूल थोड़ी ना बनता। और ऑयल सैकड़ों में चीज़ें, लाखों चीज़ें बनती हैं उससे। 55,000 केमिकल्स बनते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। हाँ, आप ऑयल की डिपेंडेंसी कभी खत्म नहीं कर सकते। तो अब इसमें ओपेक में मैं एक चीज और आता हूँ कि ये जो प्राइस रेगुलेशन के ऊपर, हुँ, ब्रिक्स में अभी 6 कंट्रियां आपकी शामिल हुई, सऊदी, यूएई, ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया, इजिप्ट। ठीक है, 11 कंट्री होंगे। 1 जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स ब्रिक्स विल हैव 11 मेंबर्स ऑफिशियली। इन 11 मुल्कों में से 6 मुल्क दुनिया के टॉप 6 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, और इन 6 मुल्कों के पास दुनिया का 80% ऑयल रिजर्व है। आपने ओपेक को रातों रात खत्म किया, हुँ, ऑयल प्राइसिंग, ऑयल डिसीजन इंटरनेशनल मार्केट्स का आपका ब्रिक्स के पास आ जाएगा। हुँ, 1 जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स ब्रिक्स में स्ट्रॉन्ग होल्ड इंडिया का है, उसके बाद रशिया का है, उसके बाद चाइना का है। इंडिया की सबसे बनती है और सब इंडिया की सुनते हैं, इंक्लूडिंग रशिया। तो आप बताएं कि अब आपकी ऑयल की कमर टूटी, अच्छा इसमें एक और चीज है, ब्रिक्स मेंबर, मोदी जी ने क्या कहा, ब्रिक्स मेंबर्स शुड ट्रेड विद ग्लोबल साउथ इन देयर लोकल करेंसी। हुँ, हुँ। 11 ब्रिक्स ऑयल नेशन है, 6 तो पेट्रो डॉलर गया आपका, गया से मेरी मुराद है 4-5 साल लगेंगे, लेकिन शुरुआत उसकी अभी जनवरी में हो जाएगी। नहीं, वो मैं बता उन्होंने ये बोला है कि जैसे जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, मैं सऊदी अरेबिया से 10 इम्पोर्ट करता हूँ और एक्सपोर्ट करता है वो 15। तो एटलीस्ट जो 10 है, दोनों का जो 10 है, वो डॉलर की जगह लोकल करेंसी में आ जाए। और और ऑयल ही तो होता है, वो 6 मुल्क क्या करते हैं, ऑयल ही तो बेचते हैं। वो छह इम्पोर्ट भी तो मुल्कों करते की हैं। सबसे बड़ी एक्सपोर्ट क्या है, ऑयल और गैस। क्रूड ऑयल। हाँ, यस, पेट्रो डॉलर जाएगा ना जब लोकल करेंसी में आएगा। यस, एब्सोल्युटली। तो ये इस तरीके से चीजों को टैकल किया जा रहा है। और इसके अलावा देखें अब इंडिया ने दुनिया के लिए क्या किया, इंडिया ने दुनिया के लिए ये किया कि WHO, ILO, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, UN, जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस आए हुए थे, इन सब के रिफॉर्म्स की बात को हुँ, सिर्फ बोला नहीं, एग्री करवाया, डिक्लेरेशन में लिखवाया, और ग्लोबल नॉर्थ ने उसके ऊपर साइन की। हुँ, ठीक है, अब कोई भी ग्लोबल नॉर्थ की फेवर में नहीं है ये रिफॉर्म, लेकिन ये हुँ, रिफॉर्म्स पे साइनें हुई विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। हुँ, ये उन्होंने ग्लोबल साउथ के लिए किया। 55 मुल्क अफ्रीकन यूनियन के आपके ग्लोबल G20 फिर G21 होता है, हुँ, वो हुँ, इंडिया ने किया ग्लोबल साउथ के लिए। हुँ, लीडरशिप पोजीशन मिलने से कुछ नहीं होता, उस पोजीशन पे रह के साबित भी करना पड़ता है कि मैं लीडर क्यों हूँ और मुझे क्यों इधर मजीद आगे बैठना चाहिए। इंडिया ने बार बार ये चीज साबित की है, पिछले कितने 9 महीनों के अंदर अंदर, 9 महीनों में बार बार साबित किया। और सबसे बड़े तो अफ्रीका यूनियन था,
जब यूरोपियन यूनियन हो सकता है तो अफ्रीकन यूनियन की भी तो कंबाइंड जीडीपी $2.9 ट्रिलियन है, तो वो क्यों नहीं हो सकता? और आप एक ग्लोबल इकोनॉमी के मसले हल कर रहे हैं जिसमें से 55 मुल्क 1.5 अरब आबादी और 1.25 अरब आबादी, $1.23 बिलियन आबादी, आप उसको उसका कंसेंसस ही नहीं है, उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एंड आइसोलेट कर देन रखा था, आइसोलेट किया आइसोलेट हुआ। कर। एंड देन ही वेंट ऑन सेइंग के मोदी जी ने एक और चीज बोली, एंड दैट इज आल्सो इन द डिक्लेरेशन इन डिप्लोमेटिक वर्ड्स, के every continent should have equal representation at United Nations Security Committee. इंडिया सिर्फ अपने वीटो के लिए नहीं लड़ रहा, इंडिया ब्राजील के वीटो के लिए भी लड़ रहा है, इंडिया साउथ अफ्रीका के लिए साउथ भी नहीं। अफ्रीका या इजिप्ट, इन दोनों के वीटो के लिए भी लड़ रहा है, दोनों में से जिसको भी मिले। तो हम्म। ये चीजें भी हैं जो हमें देखनी चाहिए। ये जो वीडियो की बात करिए ना, यूएनएससी की जो बात कर रहे हैं, इसके ऊपर हम एक अलग से प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट पॉइंट है जिसके ऊपर वी शुड डिस्कस ऑन दिस इशू। अभी जो जो G20 का जो मीटिंग था, उसके अंदर जो ये जो मोदी साहब ने जैसे जो इंडिया और गल्फ एंड यूरोप का जो कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, ठीक है ना, और उसके अंदर उन्होंने सबकी कंसेंट भी ली, एंड पर्पसली इन्वॉल्व अमेरिका आल्सो, जिसका अमेरिका से कोई मतलब नहीं था, बट इन्वॉल्व अमेरिका आल्सो टू क्रिएट a seriousness in that concept, you know। तो ये कॉरिडोर जो है, जो ये इसको जो चाइना को का इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस कॉरिडोर से, वो इसको किस तरीके से लेगा इस इशू को। पर मैं इस पे चाइना को मैं बात करने से पहले मैं एक अमेरिका की बात कर दूं। देखिए, जो बाइडेन इज वेरी गुड फॉर इंडिया। मैं कहता हूँ अगले साल डेमोक्रेट्स हैं, पर मेरे कहने से नहीं आएगा, लगता तो यही है रिपब्लिकन आएंगे एंड डोनाल्ड ट्रम्प विल अगेन बिकम अ प्रेसिडेंट। बाय द वे, ट्रम्प इज गुड फॉर द वर्ल्ड, बट डेमोक्रेट्स आर गुड फॉर इंडिया। तो ये डायनेमिक्स अमेरिका की पॉलिटिक्स की है जो हमें समझनी चाहिए। तो जो बाइडेन ने हमारे बहुत सारे काम किए और जाते जाते और भी काम करवा के जाएगा ये हमारे। सेकेंड थिंग इज कि बिफोर 2014 और टेक फॉर 2014 टिल 2019, India needed the world, but in नाउ वर्ल्ड नीड। 2023 the dynamics has been changed. World needs India। ठीक है, अब मैं आपके फिर चाइना पे आ जाता हूँ। चाइना के 4 कॉरिडोर है मेन, जो ओबीआर के 4 रूट्स जाते हैं। एक आपका ऊपर ऊपर बेलारूस तक जाता है सेंट्रल एशिया से होते हुए, दूसरा आपका टर्की तक जाता है, तीसरा आपका ईरान में आता है, और चौथा पाकिस्तान में आता है। ठीक है, अब ईरान में उनकी रेलवे लाइन आती है, उनका कोई रोड वोड नहीं है, रेलवे लाइन आती है, वो भी ईरान के पोर्ट तक नहीं आती, वो ईरान के एक बीच तक आती है सेंट्रल एशिया के लिए। इंडिया ने पहले, तो मैं आपको इंडिया का ईरान वाला रूट बता देता हूँ। ईरान वाले को उन्होंने खत्म कर दिया, बेलारूस वाले को, जो बेलारूस पे जाता है, इंडिया ने आईएनएफटी खोल दिया उसके लिए 13 मुल्कों से होते हुए, वो बंदर अब्बास पोर्ट से होते हुए पूरा बेलारूस तक। दूसरा जो ये रेलवे लाइन आती है कजाकिस्तान से होते हुए, इंडिया ने अभी क्या किया है, चाबार पोर्ट से ये लोग एक कॉरिडोर बना रहे हैं जो अफगानिस्तान के अंदर से होते हुए सेंट्रल एशिया में घुसेगा। हाँ, करेक्ट, यस। इस पे भी काम चल रहा है। आईएनएफटी इज एक्टिव, वो 100% एक्टिव है। नाउ कम्स द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉरिडोर, जो टर्की पे जाके खत्म होता है, जो टर्की पे खत्म होगा और आगे कनेक्ट करता है। इसमें हमें एक और चीज समझनी चाहिए। इटली ने ऑफिशियली कहा, the biggest thing that happened in G20 was that Giorgia Meloni officially at G20 summit said that Italy is not going to be the part of BRI project anymore। यस, हाँ, यस। अब देखें, टर्की तक माल तो आ जाएगा, यूरोप में कहां से घुसोगे? मेडिटेरियन सी में या ग्रीस है या इटली है। इटली निकल गया। अच्छा, इटली के साथ साथ एक और भी मसला है। इटली आपको एक है ना रेपुटेशन देता है, एक वैल्यू एडिशन है उसके नाम की, क्योंकि वो G7 का मेंबर है एंड प्लस यूरोपियन यूनियन का भी है। बेलारूस यूरोप में आता है पर वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, तो वो आपका खत्म हुआ। अब दूसरा ग्रीस बचा। टर्की ग्रीस के साथ कभी रिश्ते अच्छे करेगा ट्रेड करने के लिए? उनकी तो खानदानी दुश्मनी है, हजारों साल पुरानी। हाँ, उनके जो है ना, वो एक आइलैंड है ना बीच में, क्या नाम है उसका, भूल गया, साइप्रस। जो साइप्रस है ना, उसमें आधा जो है वो इसके पास है, टर्की के टर्की, नॉर्दर्न और आधा ग्रीस के, साइप्रस। और आधा नहीं ग्रीस के जरा, पास है। आधा आजाद है। साइप्रस इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, साइप्रस आइलैंड नहीं है, बट साइप्रस कंट्री है। नहीं, नहीं, वो उसमें क्रिश्चियन है और वो सपोर्ट करता है, ग्रीस उसको सपोर्ट करता है, आधे को, तो ये सपोर्ट करता उनका है पर ग्रीस के कंट्रोल में नहीं है वो।
हाँ, तो वो उनका एक इसको लेके भी एक बहुत बड़ा झगड़ा है, जो बिकॉज़ ग्रीस वांट्स कि ये पूरा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ। अब इसके अंदर सर एक और चीज आती है, अब आप देखें इंडिया के इस प्रोजेक्ट गेटवे में इटली है, तो इंडिया विल नॉट ऑल्सो ओनली डिपेंड ऑन ग्रीस। इंडिया हुँ, ग्रीस के साथ कुछ इंडिया का माल ग्रीस के थ्रू जाएगा, जो आपके सामने टॉप वाला यूरोप है या ईस्टर्न यूरोप है, उधर जो माल जाना है वो ग्रीस के थ्रू चला जाएगा। या आपका नॉर्दर्न यूरोप या आपका ईस्टर्न यूरोप है, वहां हुँ, वो आपका इटली के थ्रू चला जाएगा, फ्रांस वगैरह। आखिर में हुँ, सब माल पहुंचना तो हैम्बर्ग ही है, और डायरेक्टली। हैम्बर्ग से हुँ, आपका आगे अमेरिका, अटलांटिक ओशन। हुँ, हुँ, इंडिया दोनों मुल्कों को साथ लेकर चल रहा है, और बीच में साइप्रस भी है, विच विल हुँ, एक्ट एज अ सिक्योरिटी पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट, रिफ्यूलिंग पोस्ट, मैन्युफैक्चरिंग पोस्ट, रिपेयरिंग पोस्ट, सारी पोस्टों का काम वो साइप्रस करेगा। ऑयल ब्लॉक्स उसी 500 माइल के दायरे के अंदर अंदर है। इजिप्ट के, और इसराइल के, साइप्रस के, ग्रीस के, सबके ऑयल ब्लॉक्स हैं, गैस ब्लॉक्स सॉरी। अडानी अडानी ने ऑलरेडी पोर्ट ले लिया ना वहाँ पे इज़राइल में। तो अदानी के पास इसराइल का हाइफा है, और ग्रीस के 3 और मजीद पोर्ट्स अभी अक्वायर, अगले हफ्ते आपको खबर आ जाएगी, ऑफिशियल हो जाएगा। तो अभी जब ग्रीस गए थे तो उसमें यही तो डिस्कशन में था फॉर टेकिंग ओवर दैट। नहीं, अदानी अलग से कर रहा है, इस बार अदानी नहीं गए थे, इस बार जीएमआर ग्रुप वाले गए थे। ग्रीस में कुछ एयरपोर्ट भी खरीद रहे हैं, वो जीएमआर ग्रुप खरीद रहा हुँ, 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 है। अदानी का काम पहले से चल रहा है, मोदी जी के जाने से पहले से चल रहा है। हुँ, हुँ, मोदी जी के साथ जीएमआर ग्रुप के चेयरमैन गए थे, और उन्होंने वहां पर एयरपोर्ट्स की बात की है हुँ, ग्रीस में। हुँ। तो जो G20 के साथ जो कम आउट निकल के आया है, वो हमें ये समझ में आता है कि अल्टीमेटली जो द एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया। इंडिया की तरफ देख रहे हैं सब लोग, और इंडिया से उनकी काफ़ी एक्सपेक्टेशन है। और इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट भी करना चाहता है सारे वर्ल्ड को, जो क्योंकि बार बार उनका वही है कि वेलफेयर ऑफ फॉर ह्यूमैनिटी। बिल्कुल। जिस पर्पज़ से वो लेके जो इसको अफ्रीकन जो यूनियन को लेके आया, उसका पर्पज़ यही था कि उनको साइडलाइन कर रखा था, उनको लाना मोदी साहब साहब का पर्पज़ था। दूसरा, इस मीटिंग के अंदर 2 उनके वो थे कि यूक्रेन की वॉर को इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना, इस यूक्रेन की मीटिंग के वॉर अंदर। सर होना ही नहीं था, एंड दैट इज नॉट द हुँ, बिगेस्ट अचीवमेंट वाज जॉर्जिया मेलोनीज एंड अफ्रीका यूनियन। अफ्रीका हुँ, यूनियन के पीछे बहुत सारी वजह है, उसकी एक वजह नहीं है। हुँ, 55 मुल्कों की मार्केट है, विश्व गुरु का टैग है, ठीक है आपका, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है आपके पास, चाइना को अफ्रीका से खदेड़ के बाहर निकलने की आखिरी नकेल। देखिए, अफ्रीका की जनता लव्स इंडिया, लेकिन अफ्रीका की पॉलिटिशियंस थोड़ा 50-50 है, कुछ मुल्क करते हैं, कुछ नहीं करते। अब इस मूव के बाद आफ्टर G20, ठीक है, अफ्रीका की सारी पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ है। तो आपने फाइनल नकेल भी कसी है चाइना के ऊपर, अफ्रीका से निकाला है। सर, इंडिया के करंटली 700 से ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, डेवलपमेंटल, सोशल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन मोर देन 80 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। आप इसे अंदाजा लगाएं, जल जीवन मिशन आपका है, जन औषधि केंद्र मिशन है आपका, ये और कौन से एग्रीकल्चर की कुछ स्कीमें जो आपकी हैं, सॉइल कार्ड, हेल्थ कार्ड वगैरह जो है, ये सब टर्की आपका अफ्रीका में गया है। आपका आईआईटी पहला तंजानिया में क्यों खुला? थाईलैंड में, सऊदी में, यूएई में, इन सबके साथ मुआहदे हुए हैं। पहला उधर क्यों खुला, इधर क्यों नहीं पहले खुले? अफ्रीका इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया इकोनॉमिकली एंड डिप्लोमेटिकली। 55 मुल्कों का वोट आता है यूएन में, डजंट मैटर के मुल्क की आबादी 50,000 है कि 50 करोड़ है, वोट एक ही होगा चाहे कितनी भी आबादी हो। इंडिया ने एक्चुअली के बहुत काफ़ी पहले से, इवन बिफोर मोदी आल्सो, जो हमारा एक्सिम बैंक है इंडिया में, वो क्रेडिट लाइन देता रहता है। अफ्रीकन कंट्रीज़ को बहुत क्रेडिट लाइन दे रहा है। इवन 36 बिलियन डॉलर, थर्टी हाँ, सिक्स बिलियन डॉलर्स की लाइन ऑफ क्रेडिट्स दी हुई है टू अराउंड हुँ, टू अफ्रीका, कैरेबियन, पैसिफिक आइलैंड्स एंड सम सेंट्रल एशियन कंट्रीज। और ऐसे-ऐसे आइडेंटिफ़ाई करें कंट्री जो अनरस्ट कंट्रीज़ हैं, उनको क्रेडिट लाइन देता है इंडिया। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो जो सेंट्रल एशिया में कंट्रीज़ हैं, उनके पास क्रेडिट लाइन है। तो अक्रॉस तो इंडिया आइडेंटिफ़ाई करता रहता है उन कंट्रीज़ को कि जिनको नहीं जो है ज़रूरतें उनकी पूरी होती हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करता है थ्रू क्रेडिट लाइन। और आइडेंटिफ़ाई करता है कि कौ अगर आप एक्सिम बैंक की साइट पे जाएँगे तो यू विल फाइंड एक पूरी रेगुलरली उनकी एक लिस्ट आती रहती है क्रेडिट सर, लाइन की। आपको मैं बता दूं कि अभी इंडिया ने करीब पिछले कुछ सालों में 3.5 मिलियन एकड़, नहीं सॉरी, 2.5 मिलियन एकड़ जमीन पूरे अफ्रीका में खरीदी है।
कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए 14 मुल्कों में। आप माइंस को देख लें, मिनिस्ट्री ऑफ माइन पे काबिल को जाके देख लें, इंडिया का स्पेशल पर्पस व्हीकल है। काबिल कंपनी का सिर्फ एक काम है, ओवरसीज एक्विजिशंस करो माइंस की, उसका काम ही सिर्फ इतना ओवरसीज का। आप ऑयल ब्लॉक्स और गैस ब्लॉक्स देख लें जो इंडिया ने साउथ सूडान में, लीबिया में, आपके नाइजीरिया में खरीदे हैं, मोजाम्बिक में, मडागास्कर में खरीदे हैं और एक कहीं और खरीदा है आपका। आप अपनी सिक्योरिटी पोस्टें देख लें, आप मोजाम्बिक में अपना सिक्योरिटी पोस्ट टर्मिनल्स को देखें, आप सेचल्स के अजम्पशन आइलैंड को देखें, आप जिबूती को ऊपर देखें, आप इथोपिया की इंपॉर्टेंस को देखें। रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इथोपिया में, टाइटेनियम और टेंटलम, जो आपके डीआरडीओ, डिफेंस इक्विपमेंट्स और स्पेस इंडस्ट्री में यूज होते हैं। अभी वेरी सून यू विल सी अल्जेरिया में आपका इंडिया ने अक्वायर किया होगा गैस ब्लॉक या ऑयल ब्लॉक, ओएनजीसी ने, बहुत जल्द आपको नजर आएगा। तो आज हमने जो डिस्कस करा वो G20 से रिलेटेड जो आउटकम निकल कर आया और उसका क्या एडवांटेज आ रहा है इंडिया को और डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और उसको किस तरीके से कम्युनिकेट करा जाएगा, किस तरीके से उसको कोऑर्डिनेट करा जाएगा, और अल्टीमेटली जो मोदी साहब का जो था कि फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड, उसके ऊपर फोकस करते हुए ये सारा G20 का रखा गया। और जो सारे वर्ल्ड की जो एक्सपेक्टेशन है इंडिया के से है कि इंडिया जो है इसके अंदर कुछ इस तरीके से चैनलाइज करेगा सारे रिसोर्सेज को कि जो अल्टीमेटली बेनिफिट रहेंगे एंटायर वर्ल्ड को। तो थैंक यू वेरी मच देविक जी आपके साथ, और आगे भी हम आपके साथ इस तरीके से डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सर, थैंक यू।